नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, फूटी किस्मत। फूटी किस्मत, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। राजा चोखा सिंह तन और धन से बहुत सुखी और खुशहाल था, लेकिन संतान न होने का गम कभी कभी उसके मन को अत्यंत व्याकुल और दुखी कर देता था। आहा, काश ईश्वर मुझे भी कोई औलाद दे देता तो इस महल की वीरानी उसकी मधुर किलकारियों से दूर हो जाती। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव असंभव उपाय किए थे, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हुई, इसलिए रानी भी हमेशा उदास रहती थी। आह, कितनी फूटी किस्मत है मेरी, अपने स्वामी और इस देश के एक भी भावी वारिस को जन्म न दे सकी। एक दिन राजमहल में एक साधु आया। राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। साधु राजा के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो राजन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, वैसे तो प्रभु का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान का अभाव हमें हमेशा दुखी किए रहता है। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमारी उजाड़ फुलवारी में बहार आ जाए, रानी की सूनी गोद भर जाए? ठीक है, हमें अपना हाथ दिखाओ। साधु ने पहले राजा का हाथ देखा, उसके बाद रानी का। तत्पश्चात वह गंभीर स्वर में बोला, राजन, तुम दोनों की फूटी किस्मत में औलाद का सुख भोगना लिखा ही नहीं है। क्या? ओह महाराज, क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो हम दोनों मरने से पूर्व अपनी एक भी संतान का मुंह देख सके? मैं झूठ नहीं बोलूंगा राजन, मरने से पूर्व तुम अपनी संतान का मुंह जरूर देख सकते हो, लेकिन क्या कहा? हम संतान का मुंह देख सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस संतान से तुम्हें या उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। हमें सुख नहीं चाहिए महाराज, आप बस संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। ना समझी से काम मत लो रानी, और मेरी बात पर गौर करो। यदि तुमने किसी संतान को जन्म दिया तो उसके जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं महाराज, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं महाराज को इस कुल को चलाने वाला एक वारिस दे जाऊं। तब एक बात और ध्यान से सुनो, इस संतान के होने से महाराज का राजपाट भी जा सकता है, और हो सकता है इन्हें अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। महाराज, आप हमारी जरा भी चिंता न करें, चाहे मेरा राजपाट जाए या प्राण, हमें तो बस एक संतान चाहिए। ओह, मैंने इन्हें संतान प्राप्त होने की आशा दिलाकर भयंकर भूल की है। ये तो संतान प्राप्ति के लिए पागल हुए जा रहे हैं, अपने भविष्य के विषय में ना कुछ सुन रहे हैं और ना सोच रहे हैं। शायद ये मेरी संतान प्राप्ति की बात छोड़कर बाकी सब बातें झूठ समझ रहे हैं। आप किस सोच में डूब गए महाराज? जल्दी से संतान प्राप्ति का उपाय बताइए ना। एक बार फिर सोच लो राजन, होने वाली संतान से न कभी तुम्हें सुख मिलेगा और न कभी उसे। वह भी गरीबी व विषमतापूर्ण जिंदगी जिएगा। अतः ऐसी संतान को जन्म देकर अपने सुख और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की जिद मत करो। महाराज, हम पर दया कीजिए और हमें संतान प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। संतान प्राप्त होने के पश्चात चाहे फिर प्रलय ही क्यों ना हो जाए, हमें उसका भय नहीं है। ठीक है राजन, जब तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें संतान पाने का उपाय बताता हूँ। लो, यह फूल लो। इस फूल को मेरे बताए मंत्र को पढ़कर रात्रि के समय रानी को खिला देना। बहुत अच्छा महाराज। फूल देने के पश्चात साधु ने राजा को एक मंत्र बताया और वहां से चला गया। राजा ने साधु के कहे अनुसार मध्य रात्रि के समय मंत्र पढ़कर साधु द्वारा दिया फूल रानी को खिला दिया। एक माह बाद, आहा महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। क्या सच प्रिय? हे ईश्वर, आज तूने हमारी सुन ली। हम आज बहुत खुश हैं। बस कुछ माह बाद हमारा महल बहारों से खिल उठेगा। राजा ने उस खुशखबरी को सुनकर नगर के गरीबों दीन दुखियों में खूब दान पुण्य किया, और जब नियत समय पर बच्चे का जन्म होने को आया, दाई माँ, हमारी रानी की अब कैसी अवस्था है? महाराज, अचानक ही न जाने कैसे महारानी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हे ईश्वर, सब कुशल से रखना। यदि रानी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। तभी, महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। महारानी जी राजकुमार को जन्म देने के साथ ही इस दुनिया से चल बसी। क्या? आह, हे प्रभु, यह तूने कैसा अनर्थ किया।
क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली? रानी के बगैर अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? रानी की मौत की खबर सुनकर पूरे नगर में मातम छा गया। उस दिन से राजकुमार का पालन पोषण जरूर होने लगा, लेकिन रानी के गम में राजा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लगभग 1 माह बाद, महाराज, आपसे एक साधु मिलने की आज्ञा चाहता है। उनसे कह दो, हमारा मन अशांत एवं दुखी है, इसलिए हम इस समय मिलने में असमर्थ हैं। वे फिर कभी आए। महाराज, उन साधु बाबा का कहना है कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रताप से राजकुमार का जन्म हुआ है। क्या कहा? राजा को तुरंत ही सारी बातें याद हो आई। अगले ही पल द्वारपाल, उन साधु महाराज को इसी समय आदर पूर्वक स्वागत कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही द्वारपाल साधु को स्वागत कक्ष में ले आया। पधारिए महाराज। धन्यवाद राजन। कैसे हो राजन? महाराज, आपकी बात सत्य निकली। राजकुमार के जन्म लेते ही रानी हमें छोड़कर चली गई। यह तुम लोगों की जीत का ही परिणाम है राजन। अभी तो तुम्हें और भी दुख देखने पड़ेंगे। महाराज, मेरी फूटी किस्मत में जो बंधा है वह तो मुझे भोगना ही होगा, लेकिन हमें राजकुमार का भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता है। क्या आप उसके भाग्य के बारे में कुछ बता सकेंगे? उसके भाग्य के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ राजन। वह जीवन भर एक साधारण सी जिंदगी जिएगा। उसके पास केवल 5 रुपए और एक बैल ही रहेगा। क्या बकते हो? साधु की बात सुन राजा आपे से बाहर हो गया। अरे मूर्ख, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारा बेटा इस देश का भावी राजा है? क्या इतने बड़े राजपाट के होते भी वह साधारण इंसानों की सी जिंदगी जिएगा और उसके पास जीवन भर सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही रहेगा? हा हा हा, मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बेहुदी हंसी, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। किसी ने ठीक ही कहा है राजन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा राजन, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी भविष्यवाणी ध्यान में रखना। तुम्हारा यह राजपाट जल्दी ही तुमसे छिनने वाला है। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बेहुदा कहीं का, राजा को रंग बताता है। दिन बीतते गए। राजा का ध्यान अब राजपाट में नहीं लगता था। रानी का गम भुलाने के लिए वह दिन भर शराब में डूबा रहता था। अतः एक दिन, यही उचित समय है जब मैं दरबारी मंत्रीगणों व सेनापति को महाराज के विरुद्ध भड़काकर पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर सकता हूँ। और महामंत्री वैसा ही करने लगा। साथियों, यदि महाराज इसी तरह सुरा और सुंदरी में डूबे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पड़ोसी दुश्मन देश हमारी कमजोरी को भांपकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेगा। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। महाराज अब राज कार्यों में भी दिलचस्पी नहीं लेते, जिससे बहुत से मुकदमे व अन्य मामले अटके पड़े हैं। इससे प्रजा में भी असंतोष फैल रहा है। लेकिन महामंत्री जी, प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम करें भी तो क्या करें? महाराज तो हमारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आप ठीक कहते हैं, हम सारे प्रयास करके देख चुके हैं। यदि आप लोग मेरा साथ दें तो मैं शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता हूं और राज्य को आपके निर्देशानुसार चला सकता हूं। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। हम सब भी आपके साथ हैं महामंत्री जी। तो ठीक है, मैं आज रात ही उचित कार्यवाही करता हूं। और महामंत्री ने उसी रात राजा को गिरफ्तार कर कारागृह में डलवा दिया तथा राजकुमार को मौत के घाट उतारने के लिए एक जल्लाद के हवाले कर दिया। कालिया, तुम अच्छी तरह समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? आप तनिक चिंता न करें हुजूर, किसी को कानो कान भनक नहीं होगी कि राजकुमार का क्या हुआ। ठीक है, यह लो अपना इनाम और जाओ। आहा, हुजूर की जिंदगी हमेशा सलामत रहे। इस तरह महामंत्री ने रातों रात राजमहल पर कब्जा कर लिया। जिसने विरोध किया उसे मरवा डाला। इधर जल्लाद राजकुमार को लेकर एक जंगल में पहुंचा, लेकिन जब उसने उसे मारना चाहा, अरे कालिया, यह तू क्या करने जा रहा है? यह ठीक है कि तू जल्लाद है और तूने बहुत से दोषी लोगों को अपने हाथों से फांसी लगाई है, लेकिन वे सभी अपराधी या देशद्रोही थे। परंतु इस मासूम बच्चे का क्या दोष है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या गुनाह किया है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।